जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 11th में दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है मियां नसरुद्दीन, जो आपके सिलेबस में है। उसकी आज अपन संक्षिप्त एक चर्चा करेंगे। इस पाठ में क्या दिया गया है, तो सर्वप्रथम इसकी लेखिका कृष्णा सोबती कौन थी, इनका एक परिचय जान लेते हैं। तो कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को पश्चिमी पंजाब प्रांत में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वैसे ये हाल ही में गुजरात में रहती है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी, जिंदगी नामा, दिलो दनिश, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। कृष्णा सोबती जी का मानना था कि कम लिखे लेकिन श्रेष्ठ लिखे, इसलिए इनकी रचनाएं मात्रा में कम थी लेकिन गुणात्मक दृष्टि से काफी श्रेष्ठ थी। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, सलाह का सम्मान से भी सुशोभित किया गया था, नवाजा गया था। पिछले वर्ष 25 जनवरी 2019 को आपका निधन हुआ था। उनकी रचना मियां नसरुद्दीन, जिसको मूल पुस्तक है हम हसमत, एक इनका संस्मरण निबंध है जिसका शीर्षक है हम हसमत, उसका प्रसंग लिया गया जिसका शीर्षक दिया मियां नसरुद्दीन, यानी कि ये जो रचना है इस पुस्तक से ली गई। अब कौन है मियां नसरुद्दीन? तो लेखिका कहती कि एक दिन की बात है कि हम कई बार भ्रमण करने निकले थे, तो देखा कि एक स्थान पर एक ढाबा चल रहा था और ढाबे पर एक कारीगर बड़ी तन्मयता के साथ अपने काम में लगा हुआ था। लेखिका उस कारीगर के बारे में जानना चाहती थी, उसकी कला के बारे में जानना चाहती थी। कला क्या थी? रोटी बनाने की जो कला है उसमें वो जानना चाहती थी कि रोटी बनाने की कला कैसे सीखी जाती है, आपने कहाँ से सीखी। तमाम प्रकार के प्रश्न लेखिका के मन में थे, जिनका उत्तर वो उस कारीगर से, जिसका नाम था मियां नसरुद्दीन, से जानना चाहती थी। अब नसरुद्दीन जी का जो छाया चित्र खींचा, शब्द चित्र जो पाठ के अंतर्गत खींचा है, कि बड़े ही पुराने जमाने के थे, 70 के आसपास, 60 से 70 के मध्य उनकी आयु थी, बूढ़े थे लेकिन अपने काम में बड़े निपुण थे। थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते थे और अपनी कला को, अपने धंधे को, अपनी कला और कला को ही अपनी पूजा ये मानते थे। उनका मानना था कि ये कला किसी विद्यालय में सीखी नहीं जा सकती। कौन सी कला कोई भी हो, वो विद्यालय में सीखी नहीं जा सकती। इसके लिए एक अदद एक्सपर्ट गुरु की आवश्यकता होती है। जब लेखिका उनके पास जानने के उद्देश्य से पहुंची, तो पहले तो उन्होंने सोचा नसरुद्दीन साहब ने कि कोई अखबार वाली होगी, न्यूज़पेपर वाली कोई रिपोर्टर होगी, तो उन्होंने मना कर दिया। मना इसलिए करते हैं, वो कहते थे कि अखबार और अखबार नवीस ये खोजी खुराफाते होती है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। उनका मानना था कि अखबार और अखबार नवीस यानी कि रिपोर्टर ये खोजी खुराफाते होती है, इनका काम केवल खोज करना है, बाल की खाल निकालना होता है। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, मैं किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूँगा। जब इस बात से आश्वस्त हो गए कि लेखिका कोई अखबार से नहीं है, तब वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। तो तैयार होने पर लेखिका उनसे वार्तालाप करती है और वार्तालाप में सर्वप्रथम पूछती है कि आपने ये कला कहाँ से सीखी? तो मियां नसरुद्दीन साहब कहते हैं कि मैं ये कला किसी अन्य कलाकार से तो सीख नहीं सकता, कोई रंगरेज से तो सीख नहीं सकता, ठीक है, या कोई नक्काशी करने वाले, या कोई सुनार से, या कोई लोहार से तो सीख नहीं सकता। स्पष्ट सी बात है कि जो इस कला में कोई निपुण होगा, मैं उसी के पास सीखूंगा। तो आपके इस कला में निपुण गुरु कौन थे? दूसरा प्रश्न था कि इस कला में निपुण आपके गुरु कौन थे? तब उन्होंने बताया कि हमारे ये पुस्तौनी कार्य चल रहा है। पुस्तैनी कार्य, पैतृक कार्य, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से आगे संपादित होता हो, वो पुस्तैनी कार्य कहलाता है। हमारे बाप दादाओं के जमाने से ये कार्य चल रहा है और उन्हीं से हम ये चीज़ें सीख लेते हैं। तब बताया कि उन्हें कि आपके वालिद ने आपको, आपके पिता ने आपको ये काम सिखाया? तो कहा हाँ, लेकिन उसके लिए हमें अनेक पापड़ बेलने पड़े, ऐसे नहीं सिखा दिया।
कि आए हो और सीख के चले जाओ। सर्वप्रथम हमें जूठे बर्तन धोने में लगाया गया। कई दिनों तक हमने जूठे बर्तन पकड़े, फिर आटा गूंदने में लगाया गया, और इन सब चीज़ों के अंतर्गत कहीं पर भी गलती हो जाती तो जिस प्रकार एक अध्यापक अपने शिष्य को दंड देता है, उसी प्रकार हमें भी दंड प्राप्त होता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। घिसते घिसते हम इस कला में जब निपुण हो गए, तब तक पिताजी कुछ कर गए, और फिर हम कब आकर के इस पीढ़ी पर बैठ गए हमें भी मालूम नहीं हुआ। भाव यह है कि पुरखों की जो चीज थी, हम बाल्यावस्था से उस कला में सहने सहने उसकी बारीकियों को स्वतः सीखते गए। ठीक है नहीं, बाहर से कोई सिखाने के लिए नहीं आया, बल्कि हम स्वतः सीखते गए, अपने बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करते गए, और धीरे धीरे कब अभ्यस्त हो गए हमें इस बात की जानकारी नहीं है। आज मेरे पास 5-7 लोग काम करते हैं, ठीक है, ये सब पूछा कि ये सब आपके शागिर्द है? शागिर्द कहते हैं चेले को, शिष्य को। तो उन्होंने कहा केवल शागिर्दगी नहीं करते, केवल चेले नहीं बने भाई, बल्कि मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ, वेतन भी देता हूँ। खैर, फिर लेखिका ने और पूरित कर पूछने लगा, तो आप बता रहे थे कि भाई आपके पूर्वज भी ये कार्य करते थे। बोले हाँ। अब इस बीच मियाँ साहब नसरुद्दीन आँख लंबी लंबी फैलते फैलते एक बार ऐसा कहने लग गए कि एक बार बादशाह सलामत दिल्ली के दरबार में बादशाह ने हमारे वालिदों को, हमारे बुजुर्गों को ये कहा कि मियाँ नान भाई रोटी बनाने वाले को कहा जाता है, तो कि मियाँ नान भाई एक ऐसी चीज बनाओ जिसमें ना पानी का प्रयोग होता हो और न आग का प्रयोग होता हो, न तो वो सेकी जाती हो और न उसमें जल की कोई चीज हो, ऐसी कोई अनोखी चीज बनाओ। लेखिका ने कहा तो आपके वाले साहब ने बनाया था? बिल्कुल बनाया था, और बादशाह बहुत खुश हुए थे उस चीज को खा करके। तो लेखिका ने कहा कि भाई उस चीज का नाम क्या था? वो मैं नहीं बताऊंगा, ना तो नाम बताऊंगा ना उसकी रेसिपी बताऊंगा, कैसे बनती है क्या बनती है, मैं उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अब फेंकते फेंकते बेचारे को मालूम चला नहीं। तो लेखिका ने अगला प्रश्न दिया, तो इसका मतलब है कि आपके जो पूर्वज थे वो राजा के खानसा में कहते हैं रसोई बनाने वाले को, खाना बनाने वाले को खानसामा कहा जाता है। तो कहा भाई कि भाई आपके जो पूर्व बुजुर्ग थे क्या वो राजा के खानसमी थे, रसोइये थे? बोले हाँ बिल्कुल वही थे, उन्हीं के हाथों का स्वाद लेकर के विराज किया करते थे। तो कि कौन से राजा के थे? अब यहाँ गाड़ी अटक गई क्योंकि नाम तो मालूम था नहीं। तो मियाँ नसरुद्दीन ने आंखें चढ़ी हुई, क्या आप तो बाल की खान निकालने में कह दिया भाई थे राजा के समय में थे तो थे। लेखिका का नहीं, मैं सब मेल करना चाहती हूँ कि किस साल में कौन से थे, ना आपके दादा क्यों, वो इससे ये बात सुनकर के नसरुद्दीन जी को क्रोध आ गया। नहीं मैं समझ में कोई बातचीत नहीं करता, जवाब। फिर भी लेखिका ने हिम्मत करके पूछा कि छोड़ो इस बात को, आप इस टॉपिक को छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कितने प्रकार की रोटियां बना लेते हैं? तब उसने रोटियों की तरीके बताए 8-10 प्रकार के, उसमें से प्रमुख थे बाकरखानी, सिरमाल, तापताल, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाजेबार, तुर्की, 8-10 प्रकार की रोटियां वो क्या है कि हम लोग बनाते हैं। उनमें विशेषतर तुर्की रोटी जो होती है वो विशेष है। क्यों विशेष है? वो पापड़ से भी पतली होती है। तो इस प्रकार का ये वार्तालाप लेखिका और मियाँ नसरुद्दीन के मध्य होता है। इस पाठ का ये सार बताया गया कि कला कोई भी जो होती है, कलाकार किसी विद्यालय में जाकर के नहीं सीखता, वह शिष्य बनकर के ही, शागिर्द बनकर ही अपने गुरु से सीखता है, और उसे कला की बारीकियों के जानने के लिए कठोर अभ्यास के साथ साथ कठोर परिश्रम भी करना पड़ता, तब जाके उसमें निपुणता आती है। और जब एक बार कला में निपुणता आ जाती है तो फिर वो उस कला को ही अपना धर्म मानना प्रारंभ कर देता है। तो ये पाठ के मोटे तौर पर सार है, इसको आप एक बार अध्ययन कीजिए, पढ़िएगा। कल अपन इसकी क्लास में प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।